Morning class 11th. I am Dr. Manju Ambia and today we will study body fluid and circulation. Body fluids are liquid within the human body and total body water is about 60% of the total body weight. ठीक है, ये जो body fluids है, these are very important because they act as a medium for transport of nutrients and oxygen to cell. ये जो न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन जो है ये हमारे लिए एनर्जी प्रोडक्शन का काम करती है एंड ये जो एनर्जी है ये हमारे डे टू डे वर्क करने के लिए, हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलते रहते हैं उनमें बहुत सारे हार्मफुल वेस्ट जो है वो बनते हैं। ये हार्मफुल वेस्ट जो है वो टॉक्सिक भी हो सकते हैं, तो इनको बॉडी से रिमूव करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये काम करते हैं हमारे बॉडी फ्लूइड्स। ठीक, अब जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं उनको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड वो फ्लूइड है जो सेल के अंदर होता है। ठीक है, सेल के अंदर जैसे हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म होता है, इट इज़ जेली लाइक। ठीक, तो उसका एक कंपोनेंट जो है वो वाटर भी होगा डेफिनेटली, एंड उसके अंदर जो है ऑर्गेनेलिज मूव करते हैं। ठीक, तो जितना भी वाटर सेल के अंदर है, जितना भी फ्लूइड वाटर जो आपका है वो सेल के अंदर है, दैट इज द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक, नेक्स्ट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसमें आ जाता है सबसे पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो फ्लूइड है, वो लिक्विड है जो सेल के अराउंड होता है। ठीक है, सेल के बाहर ये वाला फ्लूइड प्रेजेंट होता है एंड ये फ्लूइड जो है ये ब्लड वेसल्स में से जो फ्लूइड लीक हो जाता है उससे बनता है। ठीक है, उसमें से जब जैसे ही आपकी आर्टरीज जो होती हैं वो पतली होती जाती हैं, जब वो सेल की तरफ पहुंचती हैं और कैपलरीज में तो बहुत ही पतली हो जाती हैं वो कैपलरीज, उनमें से जो है फ्लूइड बाहर आ जाता है एंड ये फ्लूइड जो है जैसे पुराना होता है वो पुराना वाला जो है वो लिम्फ वेसल में एंटर कर जाता है एंड लिम्फ वेसल में जैसे ये एंटर करता है वहाँ पे हम उसे लिम्फ कहते हैं। ठीक, एंड नेक्स्ट इज इंट्रावेसिकुलर फ्लूइड जिसमें मेनली ब्लड आता है, जो कि एक बहुत ही कॉमन फ्लूइड है हायर ऑर्गेनिजम्स का, जो कि बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, द थर्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए बड़ा ज़रूरी है। इट एक्ट एज ए शॉक ऑब्जर्वर। ठीक, हमारी बॉडी जो है वो मूव करती है जिससे हमारा ब्रेन हिलता है एंड उसमें जो शॉक लगते हैं ब्रेन को उसको ऑब्जर्व करने का काम जो है, ठीक है, उनको ब्रेन तक पहुंचने नहीं देता। दैट इज़ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ब्लड के अलावा एक और फ्लूइड है जिसे हम कहते हैं लिम्फ, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन एंड फैट्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस ब्लड। ब्लड को जैसे मैंने बोला कि ये एक फ्लूइड है, यानी कि एक लिक्विड है जो कि सारी की सारी बॉडी में मूव करता है। जब ये सारी बॉडी में मूव कर रहा है तो मतलब कि सारी बॉडी को कनेक्टेड रख रहा है। सो इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पूसेल्स। ठीक, ये 30 to 35% है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का एंड इट इज़ स्लाइटली अल्कलाइन विद पीएच 7.4। ठीक है, न्यूट्रल कितने पे होता है? 7 पे, एंड ये 7.4 है तो यानी ये स्लाइटली अल्कलाइन है। ठीक है, बेसिक की तरफ जा रहा है ये। तो पहला कंपोनेंट ब्लड का है प्लाज्मा, जैसे हम डिस्कस करते हैं पहले। इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड एंड इट इज़ येलोइश इन कलर। ठीक है, स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है जो कि 55% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम बनाता है एंड इसकी कॉम्पोजिशन मेनली क्या है? 90 to 92% वाटर, 6 to 8% प्रोटीन्स, जिसमें मेनली एल्ब्यूमिन्स हैं, ग्लोबुलिन्स हैं एंड फाइब्रिनोजेंस हैं। जो एल्ब्यूमिन्स हैं ये एक्चुअली रिटेन करते हैं वाटर को ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, जो आपका ब्लड मूव कर रहा है वेसल्स के में उसमें जो है वाटर को रिटेन करके रखना। ठीक है, उसमें से पानी बाहर ना चला जाए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एल्ब्यूमिन। अगर ऐसी कंडीशन होती है जिससे कि आपका एल्ब्यूमिन जो है वो डिप्लीट हो गया है या कम हो गया है तो उससे क्या होगा? फ्लूइड बाहर आ जाता है एंड बाहर आने के बाद जो जो आपका वाटर है वो एक्यूमुलेट हो जाता है टिश्यूज़ के अराउंड, जिससे कि आपकी बॉडी में स्वेलिंग आने लग जाएगी एंड उसको उस कंडीशन को हम ऑडीमा कहते हैं। ठीक, जो आपके ग्लोबुलिन्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड फाइब्रोनोजेंस जो हैं दे आर क्रिएटेड इन लिवर एंड दे हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, लेकिन फाइब्रोजन का लेवल जो है वो ब्लड में हाई नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा हाई हो जाता है तो आपको ये प्रिडिक्शन करने में आसानी होगी कि ये स्ट्रोक का कारण बनने वाला है। ठीक है, स्ट्रोक में क्या होता है? ब्रेन में ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो ब्लॉक होने लग जाती हैं, जिससे कि ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ठीक है,
एंड आप ग्लूकोज तो इसमें प्रेजेंट ही है प्लाज्मा में, अमाइनो एसिड्स हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम एंड क्लोरीन। फिर आ जाते हैं हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हैं वो ब्लड कॉर्पसेल्स भी कहते हैं हम उनको, उनको हम जो है ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ठीक, ये 45% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम होते हैं एंड इनमें इंक्लूड होगा एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट्स आर रेड ब्लड सेल, यानी हम उन्हें कॉमनली आरबीसी कहते हैं एंड इनका काउंट जो है वो ब्लड में 5 to 5.5 मिलियन होना चाहिए एंड आरबीसी आर responsible for making the blood red because they contain hemoglobin and every 100 ml of blood contain 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब इतना हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में होना चाहिए। ठीक है, इससे कम हुआ तो यानी आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा अच्छे से, एनर्जी प्रोडक्शन कम होगा। ठीक, आपके जो आरबीसी हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो एंड इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक, एंड ये बाइकॉन के होते हैं शेप में। ठीक है, दोनों तरफ जो हैं ये बाहर की तरफ फूले हुए होंगे, जिससे क्या होता है आपका जो आरबीसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन कैरी कर पाते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी विल बी मोर एंड आपकी बॉडी बहुत अच्छे से काम कर पाएगी। इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो 120 डेज़ है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन में, जो कि कहलाता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, जितने भी आपके आरबीसी ख़त्म हो जाएंगे वो एक्चुअली स्प्लीन में जाकर डंप हो जाते हैं। नेक्स्ट आर ल्यूकोसाइट, जिनको हम वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। ठीक, ये कलरलेस है एंड कलरलेस क्यों है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड इन ये जो है हर ml ऑफ ब्लड में 6000 to 8000 होने चाहिए एंड ये सर्वाइव करते हैं 3 to 4 डेज इन ब्लड, क्योंकि इनका बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन की। तो हर टाइम जो है ये ऑन टूज रहते हैं, पूरा काम करते रहते हैं, जिससे कारण इनका लाइफ स्पैन बहुत कम है। ये दो टाइप्स के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। जो आपके ग्रैन्युलोसाइट्स हैं एक्चुअली उनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कंटेन करते हैं एंजाइम्स एंड कंपाउंड्स जो कि पैथोजेंस को किल करने के लिए बड़े नेसेसरी हैं। ठीक, ग्रैन्युलोसाइट्स में जो है न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इओसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स आते हैं एंड जो आपके ग्रैन्युलोसाइट्स हैं उसमें मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स आते हैं। ठीक है, अब हम इन्हें एक टेबल के थ्रू जो है डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं सबको एक बार। आपके जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये एक्चुअली मल्टी लोब्ड है, मतलब कि बहुत सारे लोब्स प्रेजेंट होते हैं इनके न्यूक्लियस में एंड दे एनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन बॉडीज। मतलब ये आपका जैसे ही आपको बैक्टीरिया या वायरस नजर आएगा, जो न्यूट्रोफिल्स है ये उसको फट से निगल जाएगा। ठीक है, फट से खा जाना है इसने उसको। फिर आ जाता है हमारा इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस जो है बाइलोब्ड है, देखिए यहाँ पे 2 लोब नजर आ रहे हैं न्यूक्लियस के। ठीक है, ये रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शन को और एलर्जिक रिएक्शंस को। ठीक है, आपकी बॉडी में एलर्जी नहीं होने देंगे। ठीक है, रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी एंड आपके जितने भी इन्फेक्शन हैं बैक्टीरिया से, फंजाई से या वायरस से, उससे बचाने में भी ये आपकी हेल्प करेंगे। फिर आ जाते हैं आपके बेसोफिल्स। बेसोफिल्स में जो आपका न्यूक्लियस है वो 2 to 3 लोब्ड रहता है एंड यू शेप्ड होता है। ठीक है, ये ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में एक्चुअली ऐसा होता है कि आपका जैसे ही आपको चोट लगी या कोई इन्फेक्शन हुआ तो ब्लड जो है उस तरफ को मूव करता है जहाँ पे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पे मूव करेगा। तो जैसे वो मूव करता है तो उसमें से कुछ लिक्विड जो है वो बाहर की साइड आने लग जाता है। ठीक, जैसे ही बाहर की साइड वो आता है लिक्विड, आपकी वो जो टिश्यू है वो फूलना शुरू हो जाता है, दैट इज़ इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन में जो है आपके जो है हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन जो है वो रिलीज होते हैं, हर एक का अलग अलग काम है। ठीक है, जो आपका लिम्फोसाइट्स हैं उनमें एक सिंगल लार्ज ओवल जो है न्यूक्लियस रहता है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड फॉर मेंटेनिंग अ मेमोरी दैट हाउ दे फॉट अगेंस्ट द एनिमी, कैसे उन्होंने लड़ाई की थी अपने बैक्टीरिया से या फंजाई से, उसकी एक याददाश्त बना के भी रखनी है उनको। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर वो सेम बैक्टीरिया या फंजाई आए तो उससे बहुत जोरदार तरीके से वो लड़े एंड उसको ख़त्म कर दे। ठीक है, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे मोनोसाइट्स, जिनका न्यूक्लियस बीन शेप्ड है। ठीक है, बीन जैसा इनका शेप होती है, जैसे किडनी है, किडनी भी बीन शेप्ड है, वैसे ही इनकी न्यूक्लियस की शेप रहती है। ये भी फैगोसिटिक सेल्स है, मतलब ये भी जैसे ही आपको बैक्टीरिया या वायरस दिखाई दिया उसको फट से निकल जाएंगे, खा जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स। ये एक्चुअली हमारे लिए ब्लड क्लॉटिंग करते हैं एंड ये बनते कैसे हैं, ये बनेंगे मेगा कैरियोसाइट्स जो कि प्रेजेंट होते हैं बोन मैरो में। मेगा कैरियोसाइट्स जो होते हैं उसमें
सेल फ्रैगमेंट हो जाते हैं साइटोप्लाज्म के, मतलब पीसेस बन जाते हैं, फ्रैगमेंट मतलब पीसेस, ठीक। तो मेगा कैरियोसाइट्स जो है उसका पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, उससे बनते हैं आपके थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स भी हम उन्हें कह सकते हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है और इसलिए इनमें माइटोसिस भी नहीं होती, मतलब डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। पर ml ऑफ ब्लड में इनका जो काउंट है वो 1,50,000 से 3,50,000 होना चाहिए एंड इनका सर्वाइवल भी 3 to 7 डेज का ही होता है, ठीक। ये बहुत ज़रूरी है प्लेटलेट्स, एंड ज़्यादातर ऑपरेशन से पहले इनका काउंट करवाते ही हैं डॉक्टर्स, क्योंकि अगर प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में पूरे नहीं हैं तो ज़्यादा खून बहने की वजह से भी पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जो है मेनली हमने ग्रुप किए हैं दो टाइप्स में, एक है ABO एंड दूसरा है RH, ठीक है। ABO जो है उसमें हमारा मेन फोकस होता है ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टू एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ RBC, ठीक है। RBC की ऊपर जो है हम दो एंटीजन तलाशते हैं कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो प्रेजेंट हैं, अगर जैसे वो दो एंटीजन कौन से, एंटीजन A एंटीजन B, ठीक है, उनके बेसिस पे हम ग्रुप बना देते हैं ह्यूमंस के ब्लड ग्रुप AB एंड O। अगर ब्लड ग्रुप A है तो यानी कि उसके जो RBC था उसके ऊपर जो थे A एंटीजन पाए गए एंड लेकिन उसका जो प्लाज्मा होगा उसमें एंटी B एंटीबॉडी होगी, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप B होगा उसमें आपके RBC के अराउंड जो है B एंटीजन पाया जाता है एंड जो प्लाज्मा है उसमें एंटी A एंटीबॉडी होगी, ठीक है। आपका जो ब्लड ग्रुप A भी है उसमें दोनों तरह के एंटीजन होते हैं, A भी है एंड B भी है, ठीक है। ये दोनों के दोनों एंटीजन जो हैं RBC के अराउंड पाए जाते हैं, लेकिन इनमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी प्लाज्मा में, मतलब एंटी A और एंटी B एंटीबॉडीज जो हैं वो प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। इसलिए AB ग्रुप वाले जो होते हैं पर्सन वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, मतलब वो ब्लड किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है ब्लड ग्रुप O। ब्लड ग्रुप O का जो RBC होता है उसके अराउंड कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये किसी को भी ब्लड जो है वो दे सकते हैं, इसलिए इन्हें हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अब एक और ग्रुपिंग जो है हमारे ब्लड ग्रुप में उसमें आ जाती है RH ग्रुपिंग। RH एंटीजन जो है ये एक्चुअली रेसस मंकी में पाया जाता है, RH एंटीजन जो है RSS मंकी में पाया जाता है एंड यही वाला जो एंटीजन है ये ह्यूमंस में भी देखा गया RBC के सरफेस पे एंड 80% ऑफ द ह्यूमंस जो है ये होता ही है एंड जिनमें आपका RH एंटीजन प्रेजेंट है RBC की सरफेस पे उसको हम RH पॉजिटिव कहते हैं एंड जिनकी RBC की सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है उन्हें हम RH नेगेटिव कहते हैं, ठीक। एंड आपका जो RH नेगेटिव होता है वो ब्लड जो है डोनेट कर सकता है RH नेगेटिव को भी एंड RH पॉजिटिव को भी, लेकिन जो RH पॉजिटिव है वो अपना ब्लड केवल RH पॉजिटिव को ही दे पाएगा, ठीक। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ब्लड ग्रुप O नेगेटिव जो है वो एक्चुअली यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि उसके पास किसी का भी एंटीजन नहीं है। नेक्स्ट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इसमें जो अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और अगर उसका ब्लड ग्रुप जो है वो RH नेगेटिव है, जैसे A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो उसके पास यानी कि RH फैक्टर नहीं है, तो क्या होगा अगर उसका जो बच्चा जो जो अगर वो प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव AB कुछ भी वो जो है पॉजिटिव है, तो क्या होगा फर्स्ट डिलीवरी में तो उसको इतनी मुश्किल नहीं आएगी क्योंकि अभी मदर की बॉडी में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बने उस RH के अगेंस्ट, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट डिलीवरी जो है वो आसानी से हो जाएगी। लेकिन नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा आपकी, क्योंकि जब डिलीवरी हो रही होती है तो मदर की बॉडी के साथ RH पॉजिटिव ब्लड जो है वो कांटेक्ट में आ सकता है, जिससे कि आप मदर की बॉडी में जो है एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं RH पॉजिटिव ब्लड के अगेंस्ट, ठीक। तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा, जैसे ही प्रेगनेंसी होगी मदर की बॉडी उसको एक आउटसाइडर समझ लेती है एंड फिर उसके साथ जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उसके साथ फाइट करके उस फीटस की RBC को बिल्कुल ख़त्म कर देंगी, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ठीक। ये कंडीशन जो है इसको हम अवॉइड कर सकते हैं अगर जो मदर है
उसका ब्लड ग्रुप जो है पहले से जो है जांच लिया गया है, तो क्या होगा, डॉक्टर को पता रहता है। एंड जो आपको 72 आवर्स के अंदर जो है एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिससे कि RH पॉजिटिव के अगेंस्ट जो है मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज़ ना बने। ठीक है, अगर वो एंटीबॉडीज़ नहीं बनते तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में उसको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, तो मदर का ब्लड ग्रुप का चेक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोagulation ऑफ ब्लड, जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं। जैसे ही आपका कट लगा, खून बहना शुरू हुआ, तो उसमें क्या होगा, प्लेटलेट्स भी डैमेज होंगे। जैसे ही प्लेटलेट डैमेज होते हैं, एक एंजाइम बाहर आ जाता है जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। ये जो एंजाइम है, ये कैल्शियम के साथ मिलके जो है प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर देता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, इनएक्टिव स्टेट में होता है, इसको एक्टिव कर देता है और बना देता है थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन भी एक एक्चुअली एंजाइम है जो कि अब एक्टिव करेगा फाइब्रिनोजन को। ये जो फाइब्रिनोजन है ये बनाएगा फाइब्रिन, और फाइब्रिन जो है वो ब्लड सेल के साथ जो है मिलके एक क्लॉट बनाएंगे, मतलब कि वहाँ पे एक नेटवर्क बना देंगे थ्रेड्स का, जिसके ऊपर के ये एलिमेंट्स ऑफ ब्लड जो है ट्रैप हो जाते हैं, एंड आपका ब्लड जो है वो बहने से रुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लिम्फ। हमने पहले ही बात की थी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, जिसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। जब कैपिलरीज से आपका लिक्विड जो है वो बाहर मूव कर जाता है, तो आपके सेल के आसपास जो है फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, इसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है जैसे जैसे पुराना होता है, ठीक है, नया आता गया, पुराना मूव करता जाता है लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल में जैसे ही मूव करेगा ये लिम्फ बन जाता है ना। अब जो लिम्फ है उसमें कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बहुत कम होते हैं, एंड ग्लूकोज लेकिन हाई है, और ये कलरलेस होता है। इनमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोसाइट प्रेजेंट होने का मतलब है कि ये हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारी बॉडी में जब जैसे ही फूड का डाइजेशन होता है, उसमें प्रोटीन एंड फैट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लिम्फ में पहले एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, एंड ये कई बार ऑक्सीजन एंड फूड मटेरियल एंड हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हेल्प करता है। ठीक, विद दिस वी एंड दिस पार्ट, वी विल कम विद द नेक्स्ट पार्ट।